जनार्दन का पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मारा गया, जिसके बाद जनार्दन डॉ हिल शिफ्ट हो गया। यहाँ उन्होंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली। ये घर 12 साल से बंद था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस यहाँ म्यूजिक क्लासेस लेनी है। जनार्दन इस हवेली में शिफ्ट हो गए। पहली रात जब वो सो रहे थे तब जोर जोर से खड़खड़ाहट होने लगी। कौन है यहाँ? जनार्दन पूरा हवेली में ढूंढने लगे कि आखिर वहाँ था कौन। वो आवाजों का पीछा कर रहे थे पर उन्हें कुछ नहीं मिला। थक हार कर वो सो गए। अगली रात फिर से जोर जोर से खड़खड़ाहट शुरू हो गई। इस बार जब जनार्दन हवेली के कमरों में गए तो उन्होंने देखा कि सारे टैप्स खुले हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? जनार्दन वॉशरूम में गए तो उन्होंने देखा कि पूरा बाथटब पानी से भरा हुआ था और अचानक उस बाथटब में एक बच्चा डूब रहा था। जनार्दन डर गए। यहाँ कोई तो आत्मा है, वो कुछ बताना चाहती है। इस ख्याल से जनार्दन ने एक साइकिक टीम को बुला लिया और अपने साथ हो रही सारी घटनाएं बताईं। यहाँ जरूर कोई शक्तिशाली आत्मा है। हाँ है, तो हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। उस साइकिक टीम ने रात में हवेली में आवाजें रिकॉर्ड की तो उन्हें किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाई दी और साथ ही एक बच्चे के चीखने की आवाज भी। जब वो लोग हवेली के ऊपर वाले कमरे में गए तो उन्हें वहाँ पर पुराने टेप रिकॉर्डर मिले। अगले दिन जनार्दन मधु से मिला और उसे इस बारे में बताया। दोनों सोचने लगे कि आखिर वो आत्मा किसकी है और उन्हें क्या बता रही है। उस रात जनार्दन अपना पियानो बजा रहा था कि अचानक उसने किसी की आवाज सुनी, जनार्दन जनार्दन। जनार्दन डर गया। कौन है तुम? कौन हो? जोसेफ डिकोस्टा, चलो मेरे साथ। वो आत्मा जनार्दन को ऊपर वाले कमरे में ले गई, जहाँ जनार्दन ने बाथटब के पानी में देखा कि जोसेफ एक अपाहिज बच्चा था जिसे पुराने रिकॉर्डर पर म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। ये मेरा वारिस है। 18 साल का होते ही ये सारी प्रॉपर्टी इसे मिल जाएगी, पर ये इस लायक नहीं है। मैं इसे मार दूंगा। रिचर्ड ने अपने खुद के बेटे जोसेफ को पानी में डुबो कर मार दिया। जोसेफ चीखता चिल्लाता मर गया। उसकी लाश को एक कुएं में गाड़ दिया गया। अगले दिन रिचर्ड ने मधु की मदद से पता लगाया कि आसपास जो पुराना कुआं था वो कहाँ है। यहाँ एक कुआं था पर अब वो बगल वाले विला के मालिक का है। हमें उस कुएं के अंदर ढूंढना ही होगा। जनार्दन और मधु बगल वाले विला के ओनर के पास गए। माया देवी उन्हें अपनी सारी समस्या बताई। ठीक है, आप लोग कुआं खोद कर देख लीजिए। माया देवी से परमिशन मिलते ही उस कुएं की खुदाई शुरू हो गई। अंदर उन्हें एक बच्चे का कंकाल मिला जिस पर एक क्रिस्टियन मेडल था, जोसेफ डिकोस्टा। जनार्दन और मधु को यकीन हो गया कि वो बच्चा जिसका खून हुआ था वो जोसेफ डिकोस्टा ही था। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में घूम रही है। रिचर्ड से बात करने के लिए जोसेफ उससे मिलने गया। उसने उन्हें सब कुछ सच सच बताया। वो पुराना रिकॉर्डर और वो क्रिस्टल मेडल दिखाया। ये सब झूठ है। आप भले ही से झूठ बोलिए, पर यही सच है। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया और मेरा बेटा जोसेफ यूरोप में है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। रिचर्ड के गार्ड ने जनार्दन को घर से बाहर निकाल दिया। उस शाम रिचर्ड ने एक पुलिस ऑफिसर को जनार्दन से बात करने भेजा। आप इस तरह रिचर्ड डिकोस्टा पर इल्जाम नहीं लगा सकते, पर मैं सच बोल रहा हूँ। रिचर्ड ने अपने असली बेटे का खून किया है। अगर आप ऐसा बोलते रहे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक जिम्मेदार शरीफ इंसान पर कीचड़ नहीं उछाल सकते। जो भी हो, पर यही सच है। आई एम सॉरी, मुझे आपके खिलाफ वारंट इशू करवाना ही होगा। वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी में बैठकर बाहर गया और कुछ ही दूरी पर उसकी गाड़ी के आगे एक विकलांग बच्चा आ गया और उसी बच्चे के चक्कर में उसकी गाड़ी पलट गई। वो ऑफिसर वहीं मर गया। जब रिचर्ड डिकोस्टा को ये बात पता चली तो उन्होंने जनार्दन को मिलने बुलाया। आपका असली बेटा जोसेफ डिकोस्टा एक विकलांग बच्चा था। उसकी विकलांग होने की वजह से आपने उसे खुद अपने हाथों से मारा। ये यहाँ जोसेफ का असली क्रिस्टियनिंग मेडल। ये बिल्कुल झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा। आप मानो या ना मानो, यही सच है।
रिचर्ड को वो मेडल देकर जनार्दन अपनी गाड़ी में बैठ गया। यहाँ मधु जनार्दन को ढूंढते हुए हवेली में आई तो जोसेफ डिकोस्टा व्हील चेयर पर उसका पीछा करने लगा। मुझे छोड़ दो मुझे। मधु सीढ़ियों से नीचे गिर गई, पर तभी जनार्दन ने मधु को बचा लिया। उन दोनों के सामने अपाहिज बच्चे का भूत आ गया। अपाहिज बच्चे का भूत उनकी ओर गुस्से से बढ़ रहा था। जोसेफ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। जनार्दन का भूत रुक गया और सारी हवेली में आग लग गई। जनार्दन और मधु आग से बाहर भागने लगे और रिचर्ड डिकोस्टा मदहोशी के आलम में घर के अंदर घुसा। यहाँ से लौट जाइए प्लीज, सर जोसेफ आपको मार डालेगा। रिचर्ड डिकोस्टा अपने बेटे जोसेफ डिकोस्टा के वश में था। वो सीधे ऊपर चढ़ते जा रहे थे और सीधा आग के अंदर चला गया। रिचर्ड, 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 रिचर्ड! मधु और जनार्दन दोनों जिंदा बाहर आ गए। एक साथ पूरी हवेली भस्म हो गई। उस दिन के बाद लोगों ने देखा कि छत पर एक व्हील चेयर रखी है और साथ ही एक पुराना रिकॉर्डर जो हर रात बजता है। शायद रिचर्ड डिकोस्टा को मारने के बाद जोसेफ डिकोस्टा की आत्मा को शांति मिल गई, और शायद नहीं भी। हमारे दादाजी की हवेली बहुत बड़ी थी, जो कि दादाजी ने कुछ साल पहले ही खरीदी थी। हमारे पापा की सरकारी नौकरी थी, इसलिए हम सब उनके साथ रायबरेली में रहते थे। उस हवेली के खरीदे जाने के बाद हम पहली बार गए थे। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां हम हमेशा दादी बाबा के यहाँ ही बिताते थे। दोनों चाचा के बच्चे और हम सभी भाई बहन मिलकर खूब मजे करते थे। इस बार जब हम आए तब, जब से हवेली खरीदी है तुम लोग आए ही नहीं। माँ, तुम्हें मालूम तो है, माधव की मेडिकल की तैयारी और मीनू की बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से हम लोग कहीं नहीं निकल पाए। बनारस में हमारे दादाजी वकालत करते थे। हम छुट्टियों में हमेशा बनारस जाया करते थे। जब शाम को वो कचहरी से वापस आते तो सब बच्चे उनको घेर लेते। बच्चों, आज तुम सबने दिन भर क्या क्या ऊधम मचाया। सब एक दूसरे की शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठ जाते। दीदी चलो चलकर पूरी हवेली देखो। हर कमरे के सामने एक बड़ी सी छत थी और कमरे भी हॉलनुमा थे। पूरा घर नक्काशीदार था, बड़े बड़े बारजे थे। उस हवेली का सबसे पुराना वाला जो कमरा था वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था। उस कमरे में लगभग 6 खिड़कियां थीं, जिसमें बड़े बड़े पल्ले लगे हुए थे। उसके बाहर छत थी। उस छत से 8 सीढ़ियां नीचे उतर के एक और कमरा था। उसके बाहर भी एक बड़ी सी छत थी। वो कमरा मेरे चाचा जी की बेटी नीलू का था। दीदी, आप लोग मेरे कमरे में ही रहना, बहुत मजा आएगा। मैं, मेरी बड़ी बहन सुमी दीदी और मेरे चाचा की बेटी नीलू उसी कमरे में अधिकांश समय बिताने लगे। नीलू ने हमारे आने के 2-4 दिन बाद ही उस हवेली के बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें बताईं। जब से हम इस घर में आए हैं कुछ न कुछ होता ही रहता है। एक दिन रश्मि खेलते खेलते हवेली के पीछे वाले गार्डन में चली गई। वहाँ वो काफी देर तक खेलने में मशगूल थी। मम्मी ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया तो वो पीछे गार्डन में किसी पेड़ के पास खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। मम्मी उसको लेकर जब अंदर आई, तुम किसके साथ खेल रही थी रश्मि? पेड़ के पास मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं तो रोज उन्हीं के साथ खेलती हूँ। मम्मी को तो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रही है। उसके कुछ ही दिनों बाद रश्मि की हालत बहुत खराब हो गई। वो बैठे बैठे एकदम से चौंक जाती और अचानक उसकी आंखें लाल हो जाती। उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती कि वो किसी के संभालने में नहीं आती। फिर काफी झाड़ फूक करवाने के बाद वो ठीक हुई। ये सब सुनकर तो हम काफी डर गए। हम जब भी नीलू के कमरे में बैठकर गपशप कर रहे होते तब अचानक लगता कि सीढ़ियों से चढ़कर कोई आ रहा है। ये लगभग हर तीसरे चौथे दिन होता। कभी कभी हमें आश्चर्य होता। हम आधे घंटे तक इंतजार करते कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई नहीं होता। हम तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े छत को भागकर पार करती और सीढ़ियों से धम धम करके नीचे आ जाती। क्या हुआ, तुम लोग दौड़ते हुए क्यों आ रही हो? इतनी खतरनाक सीढ़ियाँ हैं, गिर जाती तो। दादी, हमें लगा कि ऊपर वाली सीढ़ियों से कोई आ रहा है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। दादी, आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो रही हैं। दादाजी से बताऊंगी। तुम लोग हवेली के कमरों में अकेले मत रहा करो।
मेरी माँ और हम सारे भाई बहन, चाचा के बच्चे, हम सब छत पर ही जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते थे, क्योंकि हम देर रात तक बातें करते थे। एक दिन हम लोग ऊपर वाली छत पर सोए थे। तभी मुझे लगा कि कमरे की खिड़कियों के पल्ले जोर जोर से हिल रहे हैं। हवा भी नहीं चल रही थी। तभी मुझे लगा कि मेरे बिस्तर पर कोई बैठा है। मैं अचानक चौंक कर बैठ गई। मैंने अपनी माँ को जगाया। माँ, मेरे बिस्तर पर कौन बैठा था? कोई तो नहीं। माँ ने मुझे अपने बिस्तर में ही सुला लिया। ऐसे ही कई वाकयात उस हवेली में होते रहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। मीनू, ऊपर छत पर चली जाओ और वहाँ धूप में अचार रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा अचार लेकर आ जाओ। जाओ। मैं बड़ी मस्ती से कटोरी और चम्मच लेकर सीढ़ियों से ऊपर गई। लेकिन जैसे ही मैं नीलू के कमरे के ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, मुझे लगा कि छत पर कोई बातें कर रहा है। कौन होगा? हमारा परिवार बहुत बड़ा था। उन दिनों दोनों चाचा के बच्चे और हम सब भाई बहन वहीं रहते थे। जब मैं छत पर गई तो मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था और अचार का ढक्कन खुला हुआ था। जैसे लग रहा था अभी अभी कोई उस जार में से अचार निकाल कर गया हो, क्योंकि अचार की खुशबू भी बाहर तक आ रही थी। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने चुपचाप अचार निकाला और नीचे आकर, चाची, अचार का ढक्कन खुला हुआ था और लग रहा था कि कोई उसमें से अचार निकालकर अभी अभी लेकर गया है। अचार कौन लेकर जा सकता है? कोई बंदर तो नहीं था। इस घर में तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं। एक दिन हम लोग नीलू के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। अक्सर हम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे। तभी लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। छत पर अक्सर अंधेरा ही रहता था। सुमी दीदी ने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ये जरूर लगा कि कोई दरवाजा खटखटाकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। उसके कदमों की आहट सुनाई पड़ रही थी। हमें ऊपर हमेशा इस तरह की कुछ चीजें महसूस होती थी। हमारी हवेली के बगल वाली कोठी में आचार्य आंटी रहती थी। मीनू दीदी, आचार्य आंटी बहुत अच्छी हैं, वो अक्सर आती रहती हैं। एक दिन वो मिलने आई। हम सब उनके पास ही बैठ गए। इधर उधर की बातें हुई। ये हवेली तो बहुत दिनों से वीरान पड़ी थी और अब आप लोग इसमें आए हैं तो थोड़ी रौनक आ गई है। वो जिन किसी को नहीं रहने देता। हम लोग जिनका नाम सुनते ही डर से कांप गए। हम लोग रात के समय अकेले एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पाते। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छतों को पार करना पड़ता था। हमेशा दो लोग साथ में जाते थे। ये सब छोटी मोटी घटनाएं तो होती ही रहती थीं। एक दिन सभी भाई बहन घर में ही लुका छुपी खेल रहे थे। मैं खेलते खेलते हवेली के पीछे वाले गार्डन में पहुंच गई। वहां मेरी नजर 4-5 बच्चों पर पड़ी जो पेड़ के पास बैठे हुए थे और कुछ अजीब से खेल खेल रहे थे। मैं वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। तभी मेरा भाई माधव आया और उसने मुझे पकड़कर हिलाया। मीनू, यहाँ क्या कर रही हो? वो देखो, कितने प्यारे प्यारे अंग्रेजों के बच्चे हैं। कहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले आया। उसने ये सारी बातें मेरी माँ को बताईं। उसके बाद मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और मैं लगभग 3-4 दिन तक बीमार रही। घर का हर सदस्य हमेशा डरा सहमा ही रहता और सबके मन में एक रहम सा बैठ गया था। ये जो कुछ भी इस हवेली में होता था किसी को समझ में नहीं आता था। एक दिन मेरी चाची मार्केट से आ रही थी। जब वो घर आई और दरवाजे की बेल दबाने ही जा रही थी कि सामने एक लंबा चौड़ा लाल लाल अंगारे जैसी दहकती आंखों वाला आदमी खड़ा था। चाची पसीने से तरबतर हो गई। आप कौन हैं? तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना वरना क्या? अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसके बाद जो होगा वो बहुत भयानक होगा। और ये कहते ही वे वहाँ से गायब हो गया। चाची भागते हुए दादाजी के पास गई और दादाजी से सारी घटना बताई। दादाजी को काफी कुछ तो पता था, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी उसका अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद ही हम सभी लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि छुट्टियाँ खत्म हो गई थीं। इसके बाद जब दूसरी बार गर्मियों की छुट्टियों में दादी के यहाँ जाने वाले थे, तब एक दिन दादाजी वो हवेली बेचकर पुरानी कोठी में शिफ्ट हो गए हैं। तब सबकी सांस में सांस आ गई। जब हम लोग वहाँ गए और पापा ने दादी से पूछा, तब तुम लोग के जाने के बाद तो इस घर में आफत ही बरसने लगी थी। कभी कभी तो लगता था कि छत पर से कोई ढेर सारी मिट्टी फेंक रहा है। पूरा आंगन मिट्टी से भर जाता था। कभी कभी रसोई में सारे बर्तन इधर उधर गिरे पड़े होते। फिर हम लोगों ने तंग आकर हवेली छोड़ दी और अपने पुराने घर में आ गए। ऐसी थी उस अजब हवेली की गजब दास्तां।